चलिए नमस्कार। यूपी जीके की क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके रख लें ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ये जो जीके हम पढ़ा रहे हैं ये यूपी पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा संभावित है पूछे जाने की, क्योंकि इस प्रकार से जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और आप लोग को अपने आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है और चीज़ों को नोट भी करते चलना है। चलिए तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है। क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला की साक्षरता दर क्रमशः कितनी है। आप सभी को बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला की साक्षरता दर क्रमशः कितनी है। तो नोट करेंगे पुरुषों की साक्षरता दर है 82.14। नोट करेंगे 82.14 पुरुष की साक्षरता दर है। वहीं महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की 65.4 है। नोट करेंगे भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है 82.14, वहीं महिलाओं की हो गई 65.4 है। ठीक। सर्वाधिक साक्षरता दर किसकी है? केरला की है। नोट करेंगे केरला राज्य की सर्वाधिक साक्षरता दर है। और न्यूनतम साक्षरता दर बिहार की। नोट करेंगे बिहार की न्यूनतम साक्षरता दर बिहार की है। पुरुषों के मामले में सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ की है? लक्षद्वीप की है। और महिलाओं की सर्वाधिक साक्षरता दर केरला की है। ठीक। बिहार जो पुरुष और महिलाओं में दोनों में वीक है, केरल महिलाओं में सबसे आगे है। और पुरुषों की बात करें तो लक्षद्वीप की हो गई। ठीक। तो ये सब चीज़ आप लोग नोट करेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश की तट रेखा सबसे लंबी है। आप सभी को बताना है निम्नलिखित में से किस देश की तट रेखा सबसे लंबी है। तो कनाडा की है। नोट करेंगे कनाडा की तट रेखा जो है सबसे लंबी है। कितनी है? 2 लाख। नोट करेंगे 20,2080। ठीक। 2,02,080 2,02,080 किलोमीटर है कनाडा की तट रेखा। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत में सर्वाधिक तट रेखा है गुजरात की। ठीक। गुजरात की तट रेखा सर्वाधिक है। नोट करेंगे गुजरात की। ठीक। भारत में बात करें तो गुजरात की जो तट रेखा कितनी है लगभग नोट करेंगे 1600 किलोमीटर। ठीक। 1600 किलोमीटर है गुजरात की। वहीं विश्व में बात करें तो सर्वाधिक तट रेखा कनाडा देश की है जो कि 2,02,080 ठीक किलोमीटर है। और कनाडा की राजधानी क्या है? तो आप लोग सभी नोट करें कनाडा की राजधानी है ओटावा। ठीक। नोट करेंगे कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर। ठीक। तो ये सब आप लोग नोट करेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी को बताना है पूर्वी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर निम्नलिखित में से कौन सी नदी बहती है। तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहती है यमुना नदी। नोट करेंगे हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहती है यमुना नदी। और यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो यमुना नदी निकलती है उत्तर काशी से महज 30 किलोमीटर दूर। उत्तर काशी से महज 30 किलोमीटर दूर यमुनोत्री जगह से निकलती है। और यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नोट करेंगे यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चलिए अब अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की थी। देश में विमुद्रीकरण किया गया था जिसमें 500 और 1000 की नोटों को बैन किया गया था। तो ये कब किया गया था आप सभी को बताना है। ये किया गया था 8 नवंबर 2016। नोट करेंगे 8 नवंबर 2016 की सुबह को नोट करेंगे विमुद्रीकरण कर दिया गया था जिसमें 500 और 1000 नोटों को बैन कर दिया गया था। ठीक। ये नोट करेंगे 8 नवंबर 2016 को। चलिए अब अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा सबसे पहले आप लोग जानेंगे हिंदी नहीं है। ठीक। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा हिंदी नहीं है। और साथ साथ नोट करेंगे स्पेनिश भी नहीं है। ठीक। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा स्पेनिश भी नहीं है। अरबी है, जर्मन है और चीनी है। ठीक। अरबी, जर्मन, चीनी ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं हैं। और हिंदी और स्पेनिश नहीं है। ठीक। हिंदी खासकर नोट करेंगे क्योंकि हिंदी अपने देश की भाषा है जिसमें ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक। बाकी स्पेनिश ऑप्शन में नहीं हो सकता, बाकी हिंदी ऑप्शन में जरूर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी। चलिए अब अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को। अगला क्वेश्चन है भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है। देखिए भारत की संचित निधि से संचित निधि को निकालने के लिए भारत की सांसद का होना अनिवार्य है। ठीक। भारत की सांसद का होना अनिवार्य है। बाद में इसे राष्ट्रपति द्वारा धन विधेयक को 14 दिन के लिए पारित यानी कि इसको कंप्लीट करना होता है। राष्ट्रपति से 14 दिन का समय दिया जाता है। अगर राष्ट्रपति 14 दिन समय के बाद भी इसे हस्ताक्षर नहीं करता है तो ये ऑटोमेटिकली यह बिल जो है पारित हो जाता है। ठीक। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा भारत की सांसद, यानी कि भारत की जो संचित निधि होती है जो भी अमाउंट होता है उस अमाउंट को निकालने के लिए भारत की सांसद का होना बहुत जरूरी है। ठीक। तो बी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के कालीन उद्योगों के संदर्भ में कौन सा जो विकल्प है गलत है। तो देखते हैं भदोही और मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के प्रमुख कालीन केंद्र है। बिल्कुल सही। भदोही और मिर्जापुर जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख कालीन केंद्र हैं। ठीक। वहीं बात करें मिर्जापुर को कालीन शहर के नाम से भी जाना जाता है तो ये गलत हो जाएगा, यही गलत है। ठीक। और अगला है मुगल भारत के दौरान आगरा पहले कालीन का केंद्र था, ये भी सही है। यानी कि ए और सी जो है सही है, बी गलत हो जाएगा। ठीक। मिर्जापुर को कालीन शहर के नाम से भी
जाना जाता था, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसे कालीन शहर के नाम से नहीं जाना जाता था। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत नहीं है? तो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संगीत आला हो गया, आपका होरी हो गया, सोहर हो गया, ये उत्तर प्रदेश में गाए जाते हैं। लमन हिमाचल प्रदेश का, नोट कर लेंगे, लमन जो है हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत है। ठीक, हिमाचल प्रदेश का। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा लमन। लमन हिमाचल प्रदेश का है, बाकी सोहर, होरी, आल्हा ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत है। चलिए अब अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासनकाल के दौरान ईरान के शासक और अफर शहीद के वंश के संस्थापक नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण किया मुगल शासन के समय। ठीक, नोट करेंगे, नादिर शाह जो है मुगल शासन के समय आक्रमण किया था, जिसमें मयूर सिंहासन को लूट करके ले गया था। ठीक, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, मुगल वंश के। और इसका डेट नोट करेंगे तो 1739 में मयूर सिंहासन को छीन लिया गया था। किसने छीन लिया था? नादिर शाह ने। ठीक, तो मुगल वंश। चलिए अब अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन है, 50वें जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग को जीएसटी के स्लैब में स्थानांतरित कर दिया है। ये कर दिया गया 28%। आप नोट करेंगे, जितने भी ऑनलाइन गेमिंग है अब इनमें 28% की जीएसटी लगने लगी है। ठीक, तो सी है राइट आंसर। और 50वें जीएसटी की जो बैठक है कहाँ पर की गई है? तो दिल्ली में की गई है। और इसकी अध्यक्षता किसने किया है? तो अपने देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। ठीक, तो सी है राइट आंसर, 28%। चलिए अब अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को। अगला क्वेश्चन है, विकसित भारत संकल्प यात्रा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित आदिवासियों से। नोट करेंगे, विकसित भारत संकल्प यात्रा जो योजना है ये आदिवासियों से संबंधित है। ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर धौलावीरा निम्नलिखित में से किस राज्य के शुष्क द्वीप पर स्थित है? तो हम सभी को पता है धौलावीरा जो है ये कहाँ पर है? गुजरात में है। नोट करेंगे, धौलावीरा गुजरात में है। और गुजरात की राजधानी कौन सी है? तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संग्रहित भोजन की खराब होने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं? जो भी संग्रहित भोजन होता है उसके खराब होने के जो उत्तरदायी होते हैं ये होते हैं नमी और आर्द्रता, जो कि सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने की अनुमति देते हैं। तो सी है राइट आंसर। इसकी वजह से भोजन जो है खराब हो जाते हैं। बाकी ताप और अधिक दाबी ये गलत हो जाएंगे। तो राइट आंसर नमी और आर्द्रता, जो कि सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने की अनुमति देते हैं। अगर एक नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा तो सूक्ष्म जीव जो है काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करने लगते हैं। अगर ज़्यादा कम रहेगा तो इसमें खाना उतना जल्दी खराब नहीं होता है। नॉर्मल टेम्परेचर की वजह से ही खाना खराब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 किसकी नियुक्ति के लिए मार्गदर्शन करता है? ये करता है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति। नोट करेंगे, कैग की नियुक्ति जो है संविधान के 148 अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। ये देश का सीनियर आईएएस अधिकारी होता है, जो कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहलाता है। इसे चुना जाता है। ठीक, तो डी इज करेक्ट आंसर। वही नोट करेंगे, भारत के जो महान्यायवादी होते हैं इसे अनुच्छेद 76 के तहत इसे चुना जाता है। यह सरकारी कर्मचारी नहीं होता है। यह जो देश का जो कानूनी मामले पर जो सलाह देता है ये भारत का महान्यायवादी देता है। एक वकील होता है जो कि सरकार का वकील कह दें इसको। तो महान्यायवादी की जो नियुक्ति है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत है। और वहीं भारत के नियंत्रक और महालेखा की जो परीक्षक कैग इसकी नियुक्ति 148 अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पड़ोसी देश कोलंबो सिक्योरिटी परिषद की 6ठी NSA स्तरीय बैठक कहाँ पर हुई है? तो मॉरिशस में हुई है। ठीक, तो डी इज राइट आंसर। इसका करंट अफेयर आप लोग नोट करेंगे, मॉरिशस में हुई है इसकी बैठक। चलिए अगला क्वेश्चन है, तबला वादक जाकिर हुसैन संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? तो ये पंजाब के घराने से संबंधित है। तबला वादक जाकिर हुसैन ये पंजाब घराने से संबंधित है। ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली के सुल्तानों का काला अनुक्रमिक जो क्रम है व्यवस्थित करना है। यहाँ पे 5 वंशों के नाम लिखे हुए हैं जो कि शासन किया है दिल्ली सल्तनत में। इनमें सबसे पहले हम देखते हैं गुलाम वंश। देखिए दिल्ली में 5 वंशों ने शासन किया है। पहला गुलाम वंश, नोट करेंगे गुलाम वंश हो गया। दूसरा आता खिलजी वंश, हम बता रहे हैं आप सभी को खिलजी वंश। तीसरा आता है आपका तुगलक वंश। ठीक, चौथा है आपका कौन सा? सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक, तो सबसे पहले आएगा इसमें बलबन, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक नहीं कहेंगे इसको। गुलाम वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। बलबन जो है गुलाम वंश का एक शासक है, तो ये पहले नंबर पे आएगा। इसके बाद आएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी दूसरे नंबर पर। ठीक, क्योंकि दूसरा खिलजी वंश है। तीसरा हो जाएगा तुगलक वंश, जो कि गयासुद्दीन तुगलक हुआ, जो कि तुगलक वंश का संस्थापक है। ये तीसरा हो जाएगा। चौथा हो जाएगा आपका
फिरोज शाह तुगलक, यह भी तुगलक वंश का शासक रह लाएगा। चौथा हो जाएगा ये फिरोज शाह तुगलक, ठीक। और पांचवा हो जाएगा सईद वंश का संस्थापक खिज्र खां। तो ये क्रम से हमने इसे जमा दिया। तो दिल्ली में 5 वंशों ने शासन किया, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सईद वंश, लोधी वंश, ठीक। फिर इसके बाद आ जाता है मुगल वंश, जो कि इसको दिल्ली सल्तनत का वंश नहीं मानेंगे क्योंकि यह जो है पूरे भारत का वंश मानता था, ठीक। चलिए अब अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीकरण से बचने के लिए आलू के चिप्स में कौन सी गैस संग्रहित की जाती है? यहाँ पर नाइट्रोजन भरा जाता है। नोट करेंगे, जितने भी ये चिप्स होते हैं, जैसे चिप्स हो गया, आपका नमकीन हो गया, इनको ऑक्सीकरण से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने लिखा चेंजिंग इंडिया पुस्तक। ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा कराते हैं? ये होता है केरला में। केरला जो है पश्चिमी घाट का एक राज्य है जहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। तो बी इज करेक्ट आंसर। और दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है? जून से सितंबर के बीच में बारिश होती है। जून से सितंबर, नोट करेंगे, जून से सितंबर के बीच में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा हो जाती है, ठीक। तो बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? इसका संबंध है महिलाओं के निःशुल्क उपचार। महिलाओं के निःशुल्क उपचार से संबंध है इस योजना का, ठीक। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित वंदे मातरम योजना, इसका संबंध है महिलाओं के लिए निःशुल्क उपचार। इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है कौन सा है? ये हो जाएगा आपका केरला। केरला सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। यहाँ पर 1000 पुरुषों में, नोट करेंगे, यहाँ पर 1000 पुरुषों में 1084 महिलाएं हैं। नोट करेंगे 1000 पुरुषों में 1084 महिलाएं हैं केरला में। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य हुआ केरला हुआ, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो राज्य हुआ हरियाणा हो जाएगा, ठीक। तो बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2015 में हुए भारत बांग्लादेश समझौते के अंतर्गत भारत की कुल कितनी बस्तियां यानी कि गांव क्षेत्र जो है बांग्लादेश को सौंपा गया है? 111 गांव जो है ये 2015 में जो भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता किया गया था, इसमें 111 गांव जो हैं भारत के ये चले गए हैं बांग्लादेश में, और 51 गांव अपने भारत के पास आ गए हैं, ठीक। तो ए इज राइट आंसर। और 51 अपने भारत में आए हैं और 111 बांग्लादेश में चले गए हैं 2015 में, ठीक। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध रूर, ये हुर नहीं रूर है, प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र ये कहाँ पर? जर्मनी में है, ठीक। सर्वाधिक कोयला जर्मनी में पाया जाता है। यहाँ पर बिटुमिनस किस्म का कोयला पाया जाता है, और यहाँ पे बिटुमिनस में लगभग 80% कार्बन होता है, और जिस कोयले में सबसे सर्वाधिक कार्बन की मात्रा होती है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला कहलाता है। तो इसका राइट आंसर जर्मनी में रूर कोयला क्षेत्र जो कि सर्वाधिक सबसे बड़ा कोयला का क्षेत्र है, कीजिए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है किसकी सुरक्षा एक भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? वन्य जीवों की सुरक्षा। नोट करेंगे वन्य जीवों की सुरक्षा जो है भारतीय नागरिकों की मौलिक कर्तव्य है। और अपने कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 10 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक। 10 जो हैं मौलिक कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार के वृक्ष शुष्क ग्रीष्म काल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं? ये गिराते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये पर्णपाती वन है, ठीक। नोट करेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के जो वृक्ष होते हैं ग्रीष्मकालीन के दौरान 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियों को गिराते हैं, ठीक। ये इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए संकेतक के रूप में किया जाता है, यानी कि नहीं किया जाता है? तो देखिए लाल गोभी के में हम पता लगा सकते हैं अम्ल है कि क्षार है चीज़ों को। हल्दी से पता कर सकते हैं, हल्दी में साबुन है फिर निरमा जो भी ऐड करके अपन इसको अम्ल क्षार पता कर सकते हैं। लिटमस पेपर से ही हम अम्ल क्षार का पता लगा सकते हैं। टेबल नमक इसकी वजह से नहीं कर सकते हैं, टेबल नमक की वजह से नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ए। नमक क्या होता है? सोडियम और क्लोरीन का एक यौगिक होता है जिसे नमक बोला जाता है, जिसे हम यूज करते हैं टेबल नमक यानी कि खाने वाला नमक, ठीक। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक। राइट आंसर ए। अम्ल और क्षार का पता लाल गोभी से पता कर सकते हैं, हल्दी से और लिटमस पेपर से, ठीक। अगला क्वेश्चन है सोशल मीडिया के क्षेत्र में इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से छवियों और छोटे GIF के प्रसार पर केंद्रित है? तो पिंटरेस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम छोटे
आपको बता दें वीडियो और फोटोज को अपन शेयर कर सकते हैं, बाकी ट्विटर में भी कर सकते हैं, टिम्बल में भी और फेसबुक भी। ये छोटे रूप में कर सकते हैं, तो पिंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक, ये है करेक्ट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक और प्रौद्योगिकी की सहायता समझौते पर ETCA पर अपनी वार्ता फिर से शुरू की है? क्योंकि श्रीलंका के साथ, श्रीलंका, सी है करेक्ट आंसर। और इसकी डेट नोट करेंगे तो 30 अक्टूबर 2023, 30 अक्टूबर नोट करेंगे, 30 अक्टूबर 2023 से लेकर के लगभग 1 नवंबर 2023 तक यह बैठक शुरू की गई थी। यह बैठक कंप्लीट की है श्रीलंका, ये करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमने लगभग 30 मोस्ट MCQs करवाए, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में इनके पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहेगी। तो आप लोग इन्हें अच्छे से लिख लेंगे, पढ़ लेंगे, नोट कर लेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेंगे ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।